फरवरी की दोपहर जाफराबाद मौजपुर सीमा पर भारतीय जनता पार्टी के नेता और विधानसभा चुनाव में मॉडल टाउन से उम्मीदवार रहे कपिल मिश्रा पहुंचते हैं। उनके पहुंचने से पहले उनके तमाम समर्थक और लोगों की भीड़ जमा रहती है। जय श्री राम के नारे गूंजते हैं। कपिल मिश्रा लोगों को संबोधित करते हुए कहते हैं, डीसीपी साहब हमारे सामने खड़े हैं। मैं आप सबके बिहाफ पर कह रहा हूं, ट्रंप के जाने तक तो हम शांति से जी रहे हैं, लेकिन उसके बाद हम आपकी भी नहीं सुनेंगे। अगर रास्ते खाली नहीं हुए तो ट्रंप के जाने तक आप जाफराबाद और चांदबाग खाली करवा लीजिए, ऐसी आपसे विनती है, वरना उसके बाद हमें रोड पर आना पड़ेगा। जब कपिल मिश्रा 3 दिन का अल्टीमेटम देते हैं और पुलिस की भी ना सुनने की बात कर रहे थे, तो उनके बगल में उत्तर पूर्वी दिल्ली के डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस वेद प्रकाश शौर्य मौजूद थे, लेकिन कपिल मिश्रा ने इसे स्पीच मानने से इनकार कर दिया है। पुलिस की एफआईआर 59 यानी दिल्ली दंगों के पीछे साजिश के मामले में दायर चार्जशीट के मुताबिक 28 जुलाई को कपिल मिश्रा से पूछताछ की गई, जिसमें कपिल मिश्रा ने कहा कि उन्होंने कोई स्पीच नहीं दी थी। 23 फरवरी को जाफराबाद में कपिल मिश्रा ने कहा था, मैं उन लोगों की समस्याओं को पुलिस तक पहुंचाने और पुलिस की मदद से ब्लॉक रोड को खुलवाने की पेशकश के लिए वहां गया था। मैंने कोई स्पीच नहीं दी, केवल पुलिस को 3 दिन में रोड खुलवाने के लिए कहा था, ताकि इलाके के लोगों की समस्याओं का निपटारा हो सके। मेरे बयान का अर्थ था कि रोड खाली न कराने की सूरत में हम भी धरने पर बैठेंगे। जिस दिन कपिल मिश्रा ने उस इलाके में जाकर रोड खाली कराने का अल्टीमेटम दिया, उस दिन यानी 23 फरवरी की शाम को उत्तर पूर्वी दिल्ली जलने लगी। पूरे इलाके से एक के बाद एक हिंसा की खबरें, तस्वीरें और वीडियो सामने आई। इसके साथ ही सोशल मीडिया पर इस विवादित भाषण की चर्चा शुरू हो गई और एक तबके ने इस भाषण को हेट स्पीच और हिंसा भड़काने वाला बताया और कपिल मिश्रा की गिरफ्तारी की मांग तेज हो गई। दंगों के लगभग 7 महीने बाद भी कपिल मिश्रा को लेकर हुई तमाम शिकायतों के बावजूद कुल 751 एफआईआर में एक भी एफआईआर ऐसी नहीं है जो कपिल मिश्रा के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने दर्ज की हो, बल्कि अब दिल्ली पुलिस ने दंगों से जुड़ी एफआईआर 59 की चार्जशीट में लिए गए कपिल मिश्रा के बयान के जरिए ये बताया है कि उन्होंने हेट स्पीच दी ही नहीं। ऐसी 2 शिकायतों की कॉपी मिली है, जिनमें शिकायतकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी नेता कपिल मिश्रा का नाम लिया है और उन पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं, लेकिन दंगों के लगभग 7 महीने के बाद ही इन शिकायतों के आधार पर एफआईआर दर्ज नहीं की गई। जबकि कानून के तहत अगर कोई अपराध प्रथम दृष्टया कॉन्जिबेबल अपराध है, तो ऐसे में पुलिस एफआईआर करने के लिए बाध्य होती है, लेकिन जिन शिकायतकर्ताओं ने कपिल मिश्रा के नाम वाली शिकायत दर्ज कराई है, उन्होंने ये बताया कि पुलिस ने पहले तो उनकी शिकायत दर्ज करने से भी मना कर दिया था। हालांकि बाद में ये शिकायतों तो दर्ज हो गई, लेकिन इनका संज्ञान लेकर अब तक एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। दिल्ली पुलिस को ऐसे ही सवालों की एक लिस्ट भेजी गई थी, जिसमें अब तक इन्हें कोई जवाब नहीं मिला है। ये जवाब जैसे ही मिलेंगे, इन सब कहानियों की अपडेट आ जाएगी। इनमें से यमुना विहार के रहने वाले एक शिकायतकर्ता जमी रजवी ने 24 फरवरी को एक शिकायत लिखी और इसे दिल्ली पुलिस कमिश्नर, गृह मंत्रालय, प्रधानमंत्री ऑफिस और दिल्ली के उपराज्यपाल के दफ्तर को भेजा। इसमें लिखा है, 23 फरवरी 2020 को 20 से 25 लोगों का एक झुंड नारे लगा रहा था, जिनके हाथों में बंदूकें, त्रिशूल और डंडे थे।
कपिल मिश्रा, तुम लठ बजाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। लंबे लंबे लठ बजाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। खींच खींच कर लठ बजाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। मुल्लों पर भी लठ बजाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। रिजवी की शिकायत में आगे लिखा है, इसके कुछ देर बाद कपिल मिश्रा अपने कुछ और साथियों के साथ, जिनके हाथों में भी बंदूकें, तलवार, त्रिशूल, डंडे, पत्थर, बोतलें वगैरह थे, वो आए। वहां खड़े होकर कपिल मिश्रा ने भड़काऊ भाषण देना शुरू कर दिया, जिसमें उसने कहा, ये हमारे घर के टॉयलेट साफ करने वालों को क्या अब हम सर पर बिठाएंगे? इसके जवाब में लोगों ने चिल्लाकर कहा, बिल्कुल नहीं। इसके बाद कपिल मिश्रा ने कहा, ये मुल्ले पहले तो CAA NRC को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे थे, अब ये आरक्षण के लिए भी प्रोटेस्ट करने लगे हैं। अब तो इन्हें सबक सिखाना ही पड़ेगा। जमीर रिजवी ने 18 मार्च को करकरडुमा के मेट्रोपॉलिटन कोर्ट में दरवाज़ा भी खटखटाया और कोर्ट से आग्रह किया कि CRPC 53(3) के तहत ये FIR दर्ज कराने के निर्देश दे, लेकिन अब तक इस मामले में कुछ नहीं हो सका है। रिजवी ने अपनी शिकायत में यह भी लिखा है कि मिश्रा के भाषण को सुनते ही उनके साथियों ने प्रदर्शनकारियों पर पत्थरों से करदमपुरी में हमला कर दिया। पुलिस की मौजूदगी में मुसलमानों और दलितों को देशद्रोही, मुल्ले और जाति सूचक शब्द कहे गए। गाड़ियां तोड़नी शुरू कर दी गई। इन सब लोगों को कपिल मिश्रा हाथ में बंदूक लहराकर कह रहे थे, छोड़ना नहीं है इन सालों को, आज ऐसा सबक सिखाना है कि ये प्रोटेस्ट करना ही भूल जाए। एक खास बात यह है कि इस अल्पीकेशन पर दिल्ली पुलिस कमिश्नर का 24 फरवरी के साथ रिसीविंग स्टैंप था, यानी 24 फरवरी को दिल्ली पुलिस को ये अल्पीकेशन मिल गई थी और दिल्ली पुलिस के कमिश्नर को इसकी जानकारी है। इतना ही नहीं, इस अल्पीकेशन को गृह मंत्रालय ने भी रिसीव किया है, जिसका मतलब है कि गृह मंत्रालय की भी इसकी जानकारी थी। रिजवी की शिकायत में यह भी लिखा है कि हद तो तब हो गई जब कपिल मिश्रा ने DCP के सामने प्रोटेस्ट खत्म करने की धमकी दी। उसके बाद DCP साहब ने गलियों में घूम घूम कर लोगों को धमकाया कि हमें ऊपर से आदेश है कि 2 दिन बाद क्षेत्र में कोई प्रोटेस्ट नहीं होना चाहिए, और अगर तुमने प्रोटेस्ट नहीं खत्म किया तो ये दंगा होगा, ना तुम बचोगे ना ये प्रोटेस्ट। कपिल मिश्रा व उसके साथियों ने करदमपुरी, जाफराबाद, मौजपुर इलाके में अल्पसंख्यकों और दलितों को चिन्हित करके पकड़ कर मारा है। इन आरोपों के जवाब जानने के लिए बीजेपी नेता कपिल मिश्रा से संपर्क किया गया। उन्होंने अपने जवाब देते हुए कहा, कुछ लोगों ने मेरे खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है, लेकिन मैं ये साफ कर दूं कि ये FIR नहीं है, बस कंप्लेन है। अपनी प्राथमिक जांच में दिल्ली पुलिस ने पाया है कि ये शिकायतें झूठी और आधारहीन हैं। पुलिस कोर्ट में एक हलफनामे में अपना जवाब दे चुकी है। जिन लोगों ने इन दंगों को कराया है वो आए दिन पकड़े जा रहे हैं। ताहिर हुसैन और उनके साथी उमर खालिद और खालिद सैफी पुलिस की गिरफ्त में हैं। अब एक लॉबी दोषियों से ध्यान भटकाने के लिए मुझे टारगेट कर रही है। ये शिकायतें उन्हीं का हिस्सा है। इस सवाल पर पुलिसकर्मी कुछ सेकंड चुप रहे। बोले, आपने देखा वो वीडियो जिसमें रतन लाल शर्मा पर हमला हुआ? SPN 9 न्यूज रूम से शालिनी झा की रिपोर्ट।